दोस्तों 18 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2026 तक 6 हिंदुओं का कत्ल हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, हर एक हिंदू के कत्ल के पीछे बांग्लादेशी सरकार एक स्टोरी सुनाती है। दीपू चंद्र दास जो था उसने इस्लाम के खिलाफ बातें करी थी, उसने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बातें करी थी। कोई और आतंकवादी था, कोई तीसरा वो तो आवामी लीग का सपोर्टर था इसलिए उसको मार दिया। और लगातार सिर्फ और सिर्फ हिंदू टारगेट हो रहे हैं वहां पे। दोस्तों मैं एक एक करके नाम बताऊंगा कि कितने हिंदुओं की सिर्फ और सिर्फ पिछले 15-20 दिनों में हत्या हुई है बांग्लादेश के अंदर। चुन के मारा गया है क्योंकि वो एक हिंदू घर में पैदा हुए थे। दीपू चंद्र दास 18 दिसंबर मैमन सिंह, अमृत मोंडाल 24 दिसंबर राजबरी, खोकन दास 31 दिसंबर कौरबंगा बाजार, राणा प्रताप बैरागी 5 जनवरी केशवपुर उपजिला, सरत मणि चक्रवर्ती 5 जनवरी नरसिंगडी डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। यह करवा कौन रहा है? यह सारा का सारा काम दोस्तों जमाते इस्लामी का है। और ये जो पिछले साल जुलाई अगस्त कोट अनकोट रेवोल्यूशन हुई, एक स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं लोग बांग्लादेश के अंदर कि साहब ये तो बड़ा एक हम फ्रीडम स्ट्रगल, कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये रेडिकल इस्लामिस्ट्स का करा धरा है। दोस्तों रेडिकल इस्लामिस्ट का करा धरा है। आपने पिछले 1-2 महीने में कितना सुन लिया कि वहां पे किसी मुसलमान को मार दिया? सुना आपने कि वहां पे मुस्लिम को मार दिया, जानबूझ के मार दिया? ये सारे के सारे हिंदू टारगेट हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो ड्राइविंग सीट में आदमी बैठा है उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस ये सब करवा क्यों रहा है? ये करवा इसलिए रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। मोहम्मद यूनुस जो है एक मास लीडर नहीं है। एक जमाने में इसने एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी खोली थी, बुरी तरीके से चुनाव हार गया, जमानत जब्त, ये भाग गया यूरोप। दोस्तों यूरोप भाग गया, अब वापस इसको लाया गया है, संदूक से निकाल के झाड़ वाड़ के धूप देके इसको कुर्सी पे विराजमान किया गया है। इंसान बेसिकली ये लालची है, ये चाहता है कि कुर्सी पे विराजमान रहे। लेकिन ये भी तो सच है कि 12 फरवरी को इलेक्शन है, तो फिर इसने मदद लेने का फैसला किया। किससे? जमाते इस्लामी से। दोस्तों जमाते इस्लामी वो बीमारी है, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, ये वो बीमारी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के साथ अलाइनमेंट करती है और अपना रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा रन करती है। यह बात सच है कि शेख हसीना ने इन सबको टाइट करके रखा था, लेकिन दोस्तों यह भी सच है कि इन्होंने एक मिलीजुली सरकार बनाई, एक गवर्नमेंट बनाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर। और उस जमाने में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी बेगम खालिदा जिया। तो उनका एक इतिहास है बांग्लादेश में पावर सेंटर बना रहना। ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज की मदद करी थी और आम ईस्ट पाकिस्तानियों को जो कि बंगाली जबान बोलते थे उनका कत्ल करवाया इन लोगों ने, क्योंकि ये हर समय पाकिस्तान परस्त रहे हैं, या हर समय पाकिस्तान के फेवरेट्स रहे हैं। ये एक 5th कॉलम है बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का। जब आप ये कहते हैं ना कि बांग्लादेश के अंदर ये ISI वाले आ गए और चिकन नेक चले गए और ये सब हो गया, ये पहले क्यों नहीं होता था? ये पहले इतना ज्यादा कभी सुनने को क्यों नहीं आया? ये आज की तारीख में क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि सारा का सारा मामला जो है ये प्रायोजित है जमाते इस्लामी का। जमाते इस्लामी चाहता है। आज की तारीख में जमाते इस्लामी ये कह रहा है कि साहब माहौल जो है ना, माहौल ठीक नहीं है इलेक्शन के लिए, माहौल ठीक नहीं है। द एनवायरनमेंट इन बांग्लादेश इज नॉट कंड्यूसिव फॉर इलेक्शंस। यानी कि जमाते इस्लामी का यह मानना है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब इलेक्शंस तो सर पे खड़े हैं, आप ये लगा लीजिए तकरीबन 6 हफ्ते के बाद बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। अब जमाते इस्लामी करे तो क्या करे? अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह हुई है कि बेगम खालिदा जिया की डेथ हो गई और उनका बेटा तारिक रहमान वापस आ गया। अब जब वो वापस आया और बेगम खालिदा जिया की डेथ हो गई, इन दोनों इवेंट्स में ज्यादा फर्क नहीं था। तो पॉलिटिकली एक डबल वैमी हुआ है BNP के लिए। और आज की तारीख में BNP जो है वो फेवरेट पार्टी बन के सामने उभरी है। किसी को शक नहीं है कि BNP चुनाव जीत जाएगी। क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगी? नोबडी नोज, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट हां, इट विल डू प्रीटी वेल।
एक जमाना यह था कि बीएनपी की लीडरशिप नहीं थी क्योंकि बेगम खालिदा जिया की तबीयत बड़ी खराब थी, वो शी वॉज इनएक्टिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब उनका बेटा आ गया है, वो बेटा जो तकरीबन 17 साल से यूके में था, अब वो मैदान में आ गया है, वो मैदान में कूद गया है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी 100% है बीएनपी के अंदर। यानी कि बीएनपी के अंदर खुद कोई मोटी ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि भैया तुम तो बाहर थे, अब तुम अवतरित हो गए, आसमान से कैसे आ गए, अब हम तुम्हारा क्या करें, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते। ये सब नहीं हो रहा है, कम से कम सुनने में नहीं आ रहा है। जमाते इस्लामी वहां पे अब उंगलियां उठाना शुरू उसने कर दिया है, किसके ऊपर? मोहम्मद यूनुस के ऊपर। वही मोहम्मद यूनुस जिसको उन्होंने कुर्सी पर विराजमान करवाया था। अब वो कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस है एक खास पॉलिटिकल पार्टी का फेवर कर रहा है। ये कह रहा है जमाते इस्लामी। वो खास पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी दोस्तों? आवामी लीग को तो आपने बैन कर दिया। जब आपने आवामी लीग को बैन ही कर दिया है तो वो खास पॉलिटिकल पार्टी पर आखिर है कौन सी? ये सोचने वाली बात है। वो खास पॉलिटिकल पार्टी है बीएनपी, जिसका तारिक रहमान हेड है, चेयरपर्सन है। अब इसको दोस्तों खास कॉन्टेक्स्ट में समझिए। 2001 से लेकर 2006 तक बीएनपी की सरकार थी और इनके पार्टनर थे जमाते इस्लामी, राइट? जमाते इस्लामी आज की तारीख में ब्रॉडली स्पीकिंग जमाते इस्लामी मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो सपोर्ट है अब ये छितरा रहा है बीच में। मोहम्मद यूनुस क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा और जमाते इस्लामी को शिकायत क्यों है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस बहुत बड़ा चालबाज है और बहुत बड़ा चापलूस है। उसको समझ में आ गया है कि हवा का रुख क्या है। उसको यह पता है कि बेगम खालिदा जिया की मौत के बाद और तारिक रहमान की वापसी के बाद हो ना हो बीएनपी दोबारा सरकार बना ले। मोहम्मद यूनुस का यह मानना है कि अगर ये अपने पत्ते ठीक से खेले तो हो ना हो इसको राष्ट्रपति बना दिया जाए, कोई ना कोई इसको पद मिल जाए। अब यह बात तो तय है कि चुनाव बांग्लादेश में होंगे। अब सब लोग चाहते हैं कि चुनाव बांग्लादेश में हो। दो सूरतें सामने आ रही हैं दोस्तों, या तो मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी मिलके इतना वहां पे कलेश करें बांग्लादेश में, इतनी आग लगाएं, इतना ज्यादा गृह युद्ध जैसा माहौल कर दें कि पूरा का पूरा इलेक्शन का मामला ठप हो जाए। एक सूरत यह है। लेकिन जो समझ में आ रहा है सबको, यह समझ में आ रहा है कि यार चुनाव होंगे, बीएनपी जीतेगी, तारिक अगला प्रधानमंत्री बनेगा बांग्लादेश का। अगर तारिक बन जाता है अगला प्रधानमंत्री बांग्लादेश का, फिर जमाते इस्लामी का क्या होगा? और अगर जमाते इस्लामी का कुछ नहीं होगा तो फिर मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? तो मोहम्मद यूनुस का क्या होगा, उस सवाल का यह जवाब ढूंढते ढूंढते जा रहा है और अब इसके और जमाते इस्लामी के बीच में दरार पड़ना शुरू हो गई है। और दोस्तों वहां पे मोहम्मद शफीकुल इस्लाम, एडिशनल कमिश्नर ऑफ द ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिटेक्टिव ब्रांच, उसने यह बोला है कि जो उस्मान हादी का कत्ल हुआ था वो एक राजनीतिक रंजिश थी। अभी तक तो ये लोग यही चूरन बेच रहे हैं ना, जमाते इस्लामी वाले और हादी की टीम वाले भी यही बेच रहे हैं। इंडिया ने मरवा दिया, इंडिया भाग गया, इंडिया ने मरवा दिया। जब इन्होंने पहली बार बोला कि इंडिया ने मरवा दिया और वो बंदा इंडिया भाग गया, मुझे तो ये नहीं पता था हादी है कौन। मैंने लोगों से पूछा तुम्हें पता उस्मान हादी? हमें नहीं पता उस्मान हादी कौन है। लेकिन अगर ये लोग ये माने कि आपसी रंजिश में मारा गया और एक बांग्लादेशी ने हादी को मार दिया है, फिर यार इस पूरे गन्ने में जूस नहीं रहेगा। वो तो जब आप इंडिया को इन्वॉल्व करेंगे, आप ये बोलेंगे कि बहुत ही बड़ी एक साजिश थी और वहां पे हिंदुओं ने एक साजिश कर दी और साजिश के तहत अगले बांग्लादेश के लीडर को, जो कि बांग्लादेश को एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बना सकता था 5 साल के अंदर, जिसका नाम उस्मान हादी था, और भारत डर गया और भारत सहम गया और डर के मारे भारत ने ऐसी साजिश करी कि चलो इसके पहले कि बांग्लादेश एक सुपर पावर बन जाए हम उस्मान हादी को मार। अब ये सारा का सारा मामला बांग्लादेश में बिकता है दोस्तों। They love hearing this nonsense. लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि खुद ढाका की पुलिस यह बोल रही है कि इसको अंदर वाले लोगों ने मारा, यह राजनीतिक साजिश थी, यह राजनीतिक रंजिश थी, और वो लोग अब ब्लेम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने आवामी लीग को, यानी कि शेख हसीना की पार्टी को, कि उसके लोगों ने ठोक दिया उस्मान हादी को। यह बात चल रही है, यानी कि एक बांग्लादेशी ने दूसरे बांग्लादेशी को मारा और जिसने गोली चलाई वो बैठा है दुबई में। अब इसमें भारत कहां से आ गया? ये सोचने वाली बात है। कमेंट्स में लिखिए कि भारत कहां से आ गया भाई।